साहब, आप कैसे देख रहे हैं संसद के मानसून सत्र को? खास तौर से लोकसभा अध्यक्ष जी ने कोविड नियमों का पालन करते हुए संसद का सत्र चले, पहले भी संसद का सत्र चला है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल सही है कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे वो मेजर्स लेते हुए पिछले बार भी पूरा सत्र चलाया गया था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रोडक्टिविटी रही है इस लोकसभा की, तो वो वाकई में काबिल तारीफ बात है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जितने भी सेशंस हुए हैं उसे चलाया है और उसी का नतीजा है कि 122% प्रोडक्टिविटी आना कोई मामूली बात नहीं है। तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और आपने जैसा कहा है कि आने वाला सत्र जो है वो बहुत मायने रखता है, तो यकीनन बहुत मायने रखता है और हमारी उम्मीद सरकार से यही रहेगी कि इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। जो जो पिछले जो हमको तकलीफें हुई है, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो आज हालात है, उसे देखते हुए उन मुद्दों को एक पॉजिटिव वे से, एक कंस्ट्रक्टिव वे से उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। ये नहीं देखा जाए कि ये विपक्ष के है, इनके काम है आलोचना करना। ये आज हर कोई जानता है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कि हमने कोरोना के दौरान हमने देखा है कि हमारे मेडिकल सिस्टम किस तरह से चरमराया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ये जितने भी दिन है 13 अगस्त तक का, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा अगर करना है तो हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है तो ज्यादा से ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन करना चाहिए। आज बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है और तीसरा ये है कि महंगाई के बारे में, इन दो तीन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। मैं विपक्ष में रहते हुए भी ये बात कहना चाहूंगा तमाम विपक्षी दलों को कि हमको एक एक मिनट का इसका फायदा उठाकर लेने का है, क्योंकि जनता पूरी देश की देखने वाली है कि इस सत्र के अंदर क्या फैसले लिए जाते हैं, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है और सरकार की नई बातों को लेकर सामने आती है। तो हम भी चाहेंगे कि ये सत्र का भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने। जी सुनीता दुग्गल, वो स्थितियां इसी मैनेजमेंट के चलते चली गई कि राज्य और केंद्र में कौन क्या करेगा। जी जी इम्तियाज जी, इम्तियाज जी, मनोज सर, हाँ, मैं दो बातें आपसे समझना चाहता हूं। एक तो डिजिटल संसद बने, हमारी सांसद सदस्यों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। एक तो ये मुद्दा जिस पर खासा फोकस लोकसभा अध्यक्ष जी का रहा है, चाहे ई प्रश्नों की बात मैं करूं नोटिस के जरिए, उसकी संख्या भी बड़ी है। दूसरा मेरा विषय ये है कि मुद्दे विपक्ष के क्या होंगे इस संसद में। एक तो कोरोना का मुद्दा तो है ही, इसके अलावा और कौन से इशू होंगे ऐसे? देखिए, मैं अभी हमारे सहयोगी का बात सुन रहा था और वो कह रहे थे कि कितना अच्छा सब कुछ रहा है, मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष के एमपीज भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सुनीता जी ने एक बात कही, किसी को नहीं पता था दुनिया के अंदर कि ये कोरोना आएगा और कोरोना को कैसा हैंडल करना है। मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन मनोज जी, मैं ही एक सांसद की हैसियत से उसी लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े रह के उस वक्त भी ये कहा था, जिस वक्त मेरी बहुत हूटिंग की गई थी, तो मैंने ये कहा था कि हमारे देशवासी जो है वो वैक्सीन लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और उस वक्त जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपीज थे वो खड़े रहकर बड़े गर्व से ये कह रहे थे कि देखो, मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है हम युगांडा को पहुंचा दिए हैं, हम इथियोपिया को पहुंचा दिए हैं, हम ब्राजील को कहां कहां, और ये बताया जा रहा था कि देखो मेड इन इंडिया वैक्सीन 72 देशों के अंदर पहुंचाई गई। हमने उस वक्त एक बात कही थी जो बात आगे सही साबित हुई और बहुत खतरनाक साबित हुई, और वो बात ये थी कि हमने ये कहा था कि पहले अपने देशवासियों को, एक एक भारतीय नागरिक को है तो पहले वैक्सीन पहुंचाई जाए। हमारे पूरे वैक्सीन खत्म होने के बाद आप पूरी दुनिया के अंदर बांट दीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आज भी मैं आपको ये कहता हूं, सुनीता दुग्गल जी या हमारे सहयोगी साहब अभी जो कह रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम हुए, मुझे आंकड़े बताइएगा कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कितने परसेंटेज है लोगों का जिन्होंने है तो वैक्सीन लिया है, जिनको मिला है। मैं आज अपने शहर के बारे में बात करता हूं, सेकंड वैक्सीन के लिए आज भी बुजुर्ग लोग वो सुबह लाइन में खड़े रहते हैं तो दोपहर में 3 बजे 4 बजे उनका नंबर लगता है। तो ये ऐसी नौबत क्यों तैयार हुई? कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट था। कितने महीनों के चीखने चिल्लाने के बाद फिर सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम रोक देते हैं करके अब हम बाहर नहीं भेजते हैं। अगर ये पहले ही हो जाता,
आज क्यों दूसरे विदेश जो है, फॉरेन कंट्रीज जो है, वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं? उसकी वजह यही है कि एक एक नागरिक को उन्होंने सेकेंड डोज पहुंचा दिया है। जो लोग लेने के लिए नहीं आए उनके घरों तक पहुंचे हैं। जिस तरह से हमारे पास बच्चों के लिए जो पोलियो का वैक्सीन के लिए घर घर पहुंचाया जाता था, अगर वो सिस्टम अगर हम अपनाते तो आज देश के अंदर हम पूरे लोगों को ये कह सकते थे कि सेकेंड वैक्सीन हमारा पूरा हो गया है। लेकिन आज भी ऐसे कई शहर है, कई राज्य है, और इसके अंदर कोई ये नहीं है कि मैं है तो महाराष्ट्र से हूं, ये तो विपक्ष का है, ये तो चिल्ला रहे हैं। तो आप आंकड़ों के साथ बता दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोगों को, अगर आप सब चीज अगर सही थी तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने लाशों को समंदर के किनारे फेंक दिया, और कितने ऐसे विजुअल्स थे कि जहां पर कुत्तों को वो लाशें खाने के लिए छोड़ दिया गया था। ये विजुअल्स थे। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है, और अगर इसको कोई डिफेंड कर रहा है तो मैं समझ रहा हूं वो अपने उन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपको भरोसा देकर वहां तक उस कुर्सी के ऊपर पहुंचाया था। भाई, किसी की मां, किसी का बाप, किसी का बेटा वहां पर उसकी लाश समंदर के किनारे पड़ी हुई है, उसको रेती से ढक दिया गया है। अंतिम संस्कार के अंदर भी जो आखिरी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार कोई भी चाहता है वो नहीं दिया गया है। बावजूद भी अगर हम कहेंगे कि बहुत अच्छी रही है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर ये टटोल कर बोलने की जरूरत है कि गलत हुई है। और हम ये मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इम्तियाज भाई, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपकी पार्टी भी दमदारी से तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल इस समय संसद के मानसून सत्र की तैयारी का है। वो गलत होने की बात करिए जी। मैंने जो मुद्दे उठाया हूं, अगर वो गलत है तो आप उसके बारे में सुनीता जी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे, ये अलग मुद्दा है। सुनीता जी।